हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी क्लासेस। जैसा कि आपको याद है, फर्स्ट वीडियो में हमने हमारे सिलेबस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, समझा था कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का है, और उस सिलेबस के पार्टीशन में हमने ये भी डिस्कस करने की कोशिश की थी कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है या जो स्कोरिंग पार्ट है हमारा, ठीक है। तो उस पार्ट के अलावा हमने एक स्मॉल अपना छोटा सा जो टॉपिक था जिसका नाम था मनी एंड बैंकिंग, वो हमने स्टार्ट कर दिया। तो आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में मनी और बैंकिंग में हमारे क्या क्या टॉपिक्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन गिवन है, मनी इज समथिंग विच इज फ्रीली यूज्ड and generally accepted as a medium of exchange। ठीक है, मनी वो यूनिट है जो कि फ्रीली यूज की जाएगी कहीं पर भी और जनरली एक्सेप्टेड होगी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था बार्टर सिस्टम के जैसे कि हमें हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों से जो ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं उसी को हम एक्सचेंज कहते हैं। तो एक ऐसी यूनिट है मनी जो कि फ्रीली यूज की जाएगी और कहीं पर भी एक्सेप्ट की जाएगी, इसी टर्म को हम कहेंगे मनी। अब बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स थी, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देता है मनी। ठीक है, बेसिकली जो मेन मतलब है मनी का वो यही है कि एक ऐसी यूनिट है जो कहीं पर भी यूज में आ सकती है। देखो, हमें क्या है कि हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर हमारे पास एक ऐसी कॉमन यूनिट है जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल होगी, तो हम हमारी नीड्स को तुरंत जब जरूरत होगी तब पूरा कर सकते हैं। तो इसी डेफिनेशन से मनी को डिफाइन किया गया है कि एक ऐसी टर्म जो कि हर जगह यूज में ली जा सकती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब हम बात करें तो मनी के फंक्शंस क्या होंगे। मनी के फंक्शंस की हमने दो कैटेगरी बनाई है। पहला है प्राइमरी फंक्शंस, दूसरे होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। तो बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन से, स्टार्ट करते हैं ऐसे फंक्शंस जो मनी का मेन मोटिव है कि मनी आखिर क्यों लाया गया, किन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग मनी लेकर आए, उस टर्म को हमने कहा प्राइमरी फंक्शंस। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस में हमारा फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने अभी अभी पढ़ा मनी के डेफिनेशन में कि मेन जो प्रॉब्लम थी हमारी बार्टर सिस्टम की या हमारी पुरानी जिंदगी की, वो थी एक्सचेंज की। और एक्सचेंज तभी हो पाता था जब हमें हमारी रिक्वायर्ड गुड्स मिलेंगे और सामने वाली पार्टी को उससे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम जो मनी लेकर आए उसका मेन मोटिव ये था कि ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारी हेल्प कर दे। दैट मीन्स ट्रांजैक्शंस को पूरा करवाने में हमारी मदद कर सके। सेकंड आता है मेजर्स ऑफ वैल्यू, कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब की वैल्यू को मेजर किया जा सके। देखो, समझना ध्यान से, आज हम कोई भी चीज लाइक मैं एक मार्कर खरीदने की बात करूं, मैं व्हाइट बोर्ड की बात करूं, मैं फैन की बात करूं, ट्यूबलाइट की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी की, कुछ भी बात करें, कितने का हमारा क्वेश्चन नहीं होता है आखिर ये कितने का है। तो ये जो कितने का है, ये मेजर ऑफ वैल्यू तभी पॉसिबल है जब मनी होगा। अगर मनी नहीं होगा तो हम किसी गुड्स की वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या गुड्स की वैल्यू को मेजरमेंट के लिए क्या क्या बोला, नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि हर गुड्स के अपने अपने कुछ फीचर्स होते हैं। कुछ गुड्स स्पेशल होते हैं, उसमें स्पेशल स्पेसिफिकेशंस होंगे, कुछ थोड़े लोअर कैटेगरी या इंफीरियर कैटेगरी के गुड्स होते हैं। तो जो गुड हायर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है उसे अच्छा पैसा मिलना चाहिए, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम गोल्ड और सिल्वर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज मनी नहीं होता तो क्या हम गोल्ड की वैल्यू और सिल्वर की वैल्यू इक्वल होती नहीं है। तो जब भी ये ट्रांजैक्शन होता होगा बार्टर सिस्टम में, दोनों पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती हो, तो हम इसलिए भी गुड्स के मेजरमेंट और गुड्स और सर्विसेज के मेजरमेंट के लिए मनी लेकर आए ताकि ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो तो दोनों पार्टी उससे सेटिस्फाइड रहे। ठीक है,
तो मेजर ऑफ वैल्यू हम कैसे करेंगे, मनी के थ्रू करेंगे, ठीक है। हालांकि ये कैसे होता है, ये प्राइस वगैरह डिटरमिनेशन ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मेजर ऑफ वैल्यू आपको समझना है कि कोई गुड्स का ट्रांजैक्शन किस प्राइस पर होगा, क्या वैल्यू होगी, वो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू किसके थ्रू करेंगे, मनी के थ्रू हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पोज कर दिए ना। तो जैसे ही हमने मेजर ऑफ वैल्यू पढ़ा तो क्या मनी के फंक्शंस खत्म हो जाते हैं? नहीं सर, इसके कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी है कि चलो इससे ये काम भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। पहला आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। बार्टर सिस्टम में पढ़ा था हमने डेफर्ड पेमेंट्स, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स का मतलब सपोज मैंने आज लोन लिया, अब जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो एक नॉर्मल पर्सन को पता है कि इसमें कुछ चीजें फिक्स होती है। पहला तो अमाउंट कितना ले रहे हो, कितने टाइम पीरियड के लिए ले रहे हो, क्या इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी पे करोगे, समझ रहे हैं आप? तो ये जो फ्यूचर की पेमेंट का हिसाब किताब चल रहा है, लोन का आपने उधारी जो ली वो किसके थ्रू चल रहा है, मनी के थ्रू। अगर मनी नहीं होगा तो हम हमारे फ्यूचर पेमेंट्स या डेफर्ड पेमेंट्स की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, या बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो गुड्स के अगर हम मैंने गुड्स बोरो किए तो मैं उसे कितना चुकाऊंगा इसकी एक्चुअल वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन मनी सिस्टम के थ्रू हम एक्चुअल वैल्यू फ्यूचर की डिसाइड कर सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड सेट किया जा सकता है डेफर्ड पेमेंट का कि कितना हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है। अब हम जाते हैं सेकंड, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, आज हमारे पास अगर सेविंग्स होती है तो हम उसे बैंक पर डिपॉजिट कर देते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन सेविंग्स हुई तो करेंगे। अब सपोज मनी नहीं है, आज हम पुराने टाइम में चले जाते हैं थोड़ा कि आज हमारे पास मनी नहीं, तो क्या होगा, हमारे पास केवल मैं एक फार्मर हूं और मेरे पास मैंने वीट का प्रोडक्शन किया है, गेहूं का मैंने प्रोडक्शन किया है, तो मैं उसे कितने टाइम तक स्टोर कर सकता हूं? मैं उसे एज अ वेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आती थी कि इंसान वेल्थ जनरेट नहीं कर पाता था, जो है उसे एक लिमिटेड टाइम तक मैनेज कर पाता था। लेकिन मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अपनी सेविंग्स को फ्यूचर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब सेविंग्स स्टोर क्यों की जाती ये हमें पता है। अगर भाई फ्यूचर में अनस्टेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे पूरा करने के लिए हम इस चीजों को यूज में ले सकते हैं। बात करें तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये भी है कि जो एक्सेस वेल्थ है हम उसे हमारे पास बचाकर रख सकते हैं, ठीक है, आगे लेकर जाने के लिए। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू हमारा सेकेंडरी फंक्शन है। अगर हम बात करें थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये है कि गवर्नमेंट आपको लिए बजट प्लान लेकर आती है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन अभी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया है जिसमें इंडस्ट्रीज, गरीबों के लिए। अब सपोज मनी नहीं होगी तो आप कैसे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे पब्लिक के बीच में? जो गवर्नमेंट इनकम है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि केवल गुड्स और सर्विसेज के बेसिस पर आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। डेवलपमेंट करने के लिए आपको फंड्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एप्रोप्रिएट मैनर में करना होगा। जिस वीक सेक्शन को ज्यादा जरूरत है उस पर ज्यादा जोर देना होगा, जहां सपोर्ट की जरूरत है वहां सपोर्ट भी देना होगा। और जो लास्ट है हमारा वो है बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम का मतलब है कि कंट्री में जो क्रेडिट पॉलिसी चलती है, कितना पैसा उधार देना है, नहीं देना है, कंट्री की इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, तो इन सब के लिए भी मनी को यूज में लिया जाता है। अब देखो अगर हम कंबाइन करें तो ये कुछ फंक्शंस, और भी फंक्शंस होते हैं मनी के, लेकिन जो मेन कॉमन फंक्शंस है वो ये दिए गए। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि आज की क्लास पहले तो हमने पढ़ा मनी का मतलब एक ऐसी यूनिट जो कि फ्रीली एक्सेप्टेबल होगी पब्लिक के बीच में और जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम में ली जाएगी, उसी टर्म को हम कहेंगे मनी। मनी के दो फंक्शंस होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज में लेंगे, गुड्स की और सर्विसेज की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, फ्यूचर पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू की फ्यूचर में के लिए अपने पास सेविंग्स को स्टोर करना,
इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना और क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, ये कुछ टॉपिक है हमारे जो कि इन दो से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हमने अभी भी डिस्कस किए फंक्शंस ऑफ मनी। अब जो हमारा टॉपिक है आज का नेक्स्ट टॉपिक वो है मनी सप्लाई। मनी का मतलब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मनी मींस मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई का, कि मनी सप्लाई आखिर होगी क्या और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द सप्लाई ऑफ मनी मींस द टोटल स्टॉक ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मनी सप्लाई का मतलब यह कि मनी का जो टोटल स्टॉक है, मनी मतलब जितना मार्केट में इशू किया गया उसका स्टॉक, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पेपर मनी की फॉर्म में हो, कॉइन्स की फॉर्म में हो, या बैंक में आपने पैसे जमा करा रहे हो उस फॉर्म में हो, मनी इनमें से किसी भी फॉर्म में हो, इन सबका जो टोटल स्टॉक होगा, ठीक है, विच आर हेल्ड बाय पब्लिक एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और जिसे पब्लिक में होल्ड किया हुआ है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में, हम उसी को कहेंगे मनी सप्लाई। जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मनी सप्लाई में सपोज आज आरबीआई ने पैसे इशू किए हुए, ठीक है, पैसे इशू किए हुए पेपर मनी में, कॉइन्स की और डिमांड डिपॉजिट, मतलब हमारे पास बैंक में जो पैसा है, इन सबका टोटल कर दो आज की डेट में। हम आज के पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो होगा हमारे पास उसी को हम कहेंगे मनी सप्लाई। ठीक है, आपने सुना होगा डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसे हमने सामान्य शब्दों में नोटबंदी के रूप में जाना। तो उस वक्त हमने सबसे पहले कैलकुलेशन यही थी हमारी कि मनी सप्लाई कितनी है मार्केट में, कितना पैसा हमने इशू कर रखा है और कितना पैसा हमको वापस लेकर आना है। तो इस चीज को हमने कहा था मनी सप्लाई के, आखिर मार्केट में पैसा कितना है। तो इसे मेजर करने का कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, वो पढ़ेंगे, लेकिन फिर से समझने की कोशिश करते थे। सप्लाई का मतलब है कि जो है मार्केट में कितना पैसा है। अब पैसा या मनी कितनी फॉर्म्स में हो सकती है, या हमारे पास कॉइन्स भी होते हैं, नोट भी होते हैं, बैंकों में पैसा भी जमा करवा रखा है, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स अकाउंट्स चलते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे मनी सप्लाई का पार्ट है। तो हम इसमें मेजर करने जा रहे हैं मनी सप्लाई को कुछ फॉर्मूले के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे M1। ठीक है, M1 जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, C प्लस DD प्लस OD। जब हम इन तीनों का सम कर देंगे तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे मनी सप्लाई। अब यह C का मतलब क्या है, C का मतलब है कैश इन हैंड विद द पब्लिक नोट एंड कॉइन्स। कि पब्लिक का मतलब हम लोग, हमारे पास जो पैसा कैश की फॉर्म में है उसे हमने C से डिनोट किया है। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। इसका मतलब है देखो डिपॉजिट्स कई तरह की होती है। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है ऐसे डिपॉजिट जिन्हें आप कभी भी बैंक से कॉल करके विड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल सेविंग्स अकाउंट जो होता है हमारा या जो करंट अकाउंट होता है वो डिमांड डिपॉजिट्स में आ जाता है। ठीक है, एक होती है टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब है कि ऐसी डिपॉजिट्स जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए करवाई गई है, जिसे हम शॉर्ट में FD या फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल हमने टाइम डिपॉजिट्स को नहीं लिया है M1 में, हमने क्या लिया, एक तो कैश इन हैंड, दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक। कि उन बैंकों के पास हमने जो पैसा जमा करवा रखा है उसको हमने कहा डिमांड डिपॉजिट्स। थर्ड है हमारा अदर डिपॉजिट्स। OD का मतलब ओवरड्राफ्ट नहीं है, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास जो डिपॉजिट्स रखी गई है वो भी इसमें शामिल की जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे RBI जो है ये हमारा सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक मतलब गवर्नमेंट का बैंक, बैंकों का बैंक। तो ये हमारे सेंट्रल बैंक को RBI नाम दिया गया। पहले ये प्राइवेट बैंक हुआ करता था जब ये स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, देन इसका
पब्लिक ने टेक ओवर कर लिया, फिर इसके लिए स्पेशल एक्ट बना दिया, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल के लिए समझो कि इन तीनों डिपॉजिट का जब हम सम कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा M1। ठीक है। सेकंड आता है हमारा M2, मनी सप्लाई टू। इसमें क्या करेंगे कि जो M1 हमें फाइंड आउट हुआ, मतलब इन तीनों का टोटल, उसमें हम ऐड कर देंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स, कि पोस्ट ऑफिस में जो आपने सेविंग अकाउंट ओपन करवा रखा है, उसमें जो पैसा आपने डिपॉजिट करवाया है वो होगा हमारे M2 में। ठीक है, मतलब इन दोनों का टोटल कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा M2। थर्ड है M3, मनी सप्लाई 3। तो M1 जो हमने फाइंड आउट किया, यहाँ M2 प्लस नहीं करना है, M1 जो हमने फाइंड आउट किया उसी में डिपॉजिट करेंगे, उसी में ऐड करेंगे टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। इसका मतलब ये है कि हमने जो फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है, एक फिक्स डिपॉजिट का मतलब फिर से समझो कि ऐसी डिपॉजिट जो कि एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए बैंक में जमा करवा रखी है, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो इन दोनों का जैसे सम करेंगे हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा M3। और एट द लास्ट M4 की हम बात करने जा रहे हैं। तो M3 जो हमें फाइंड आउट हुआ, मतलब M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, जैसे हम इसमें पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट्स ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा M4। और यही हमारी मनी सप्लाई होगी कंट्री की, कि कितना मनी चल रहा है, कितने को कंट्रोल करना है, क्या पॉलिसी। अब ध्यान से समझना, इसी मनी सप्लाई के ऊपर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन डिपेंडेंट होती है। कि क्या होती है हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक जो भी काम करेगा, जो पॉलिसी बनाएगा, वो इन चीजों को ध्यान में रखकर ही बनाता है, क्योंकि मनी सप्लाई से ही प्राइस वगैरह डिटरमिनेशन होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। जो डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, जहां तक हो सकेगा मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।